आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के सिलेबस के ऊपर। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है उस पे मैं ऑलरेडी अभी तक मैं बना चुका हूं। जितने भी मैं बाद में अपलोड करूंगा वो सभी के जो लिंक है सिलेबस के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर चेकआउट करिए सारे सिलेबस को। काफी हेल्पफुल होगा अगर आप चूज करना चाह रहे हो एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे इंजीनियरिंग के साथ कि कौन सा आपको चूज करना चाहिए, या फिर अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपको किस वे में अगर आप पढ़ते हो सिलेबस को, यानी किस किस सेमेस्टर में कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करते हो, तो वो आपको आगे चल के हेल्पफुल होगा। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मैंने ये काफी बार बोला है कि ये आप पहले पढ़ चुके हो। ये लाइन का जो है वर्ड मैंने बहुत बार यूज किया है। यहाँ से जो है ये थोड़ा कम होगा क्योंकि यहाँ से जो है आप थर्ड सेमेस्टर से आप बेसिक जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो मेन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है इस ब्रांच में आप यहाँ से एंटर करोगे। बेसिकली अभी अभी जो है थोड़ा बहुत आपका मैकेनिकल पोर्शन चलेगा, लेकिन उसके बाद जो है आप एरोनॉटिकल फिर थोड़ा चलेगा, फिर लास्ट में एरोस्पेस के कुछ सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे एक एरोस्पेस का सिलेबस होता है। यहाँ से जितने भी आपको सिलेबस होंगे ये अभी तक आप पहले नहीं पढ़े होंगे। काफी जो सिलेबस होगा वो नया आएगा, काफी टॉपिक जो होगा वो नया रहेगा। तो थोड़ा यहाँ से जब आपको थर्ड सेमेस्टर से जो है मेहनत जो है वो ज्यादा करनी पड़ती है अगर आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के कंपेयर में देखें। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम का मैं सिलेबस यूज कर रहा हूँ। तो कोई मैं एरा गैरा सिलेबस नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं एक सबसे जो बेस्ट कॉलेज जो है इंडिया में एरोस्पेस के लिए, मैं उसका सिलेबस यूज कर रहा हूँ। तो बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जैसा आप देख सकते हो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ही सिलेबस है और किसी और का सिलेबस नहीं है। सेमेस्टर 3 में देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगी, थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड देखने को मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजीज, इंट्रोडक्शन टू मशीन एलिमेंट्स एंड ड्राइंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। फिर से मैं बोलूंगा एक बात और कि ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिलेबस यही हो। थोड़ा बहुत आपके कॉलेज के हिसाब से ये चीजें वेरी कर सकती हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं मैथमेटिक्स पे। तो ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब हम इसको धीरे धीरे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, आपको क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी चाहिए, या फिर कितना टफ होने वाला है। तो लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोरियर सीरीज एंड इंटीग्रल्स, इसमें ये जितने भी सिलेबस है ये आपको पहली बार ही पढ़ोगे। इससे पहले अभी आप तक कभी ने इसको पढ़ा नहीं होगा, बट आप फिर भी जो है थोड़ा बहुत इसकी मतलब प्री प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि अलजेब्रा पढ़ सकते हो, ट्रिक्स के बारे में पढ़ सकते हो, यानी जो भी कुछ आपका 11 12 का सिलेबस है अगर आप उसको इंप्रूव करते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर जो है, तो आपको ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे कि सीरीज के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो तो फोरियर सीरीज थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। इंटीग्रल्स के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो तो इसमें इंटीग्रल्स का जो क्वेश्चन आएगा वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप इजिली कर पाओगे। तो यही सारे सिलेबस हैं। बाकी मैं इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ से पढ़ाने के में आ जाएगा, यहाँ पे टीचिंग में आ जाएगा। बट मैं अभी सिर्फ सिलेबस आपको बता रहा हूँ, तो और मैं डीपली यहाँ पे नहीं जाऊंगा। अब बाकी सब थ्योरम्स है, इतना बस समझ लीजिए, जो कि आप जब पढ़ोगे, जब आप कॉलेज में जब जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी कुछ टेक्स्ट बुक है, आप चाहे तो इनका यूज कर सकते हो, वरना आपको नेट पे और भी इससे अच्छी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। वही बढ़िया बुक होती है जिसमें कि हर एक पॉइंट को अच्छे से सॉल्व किया हो, छोटे से लेके बड़े। तो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो तो फिर आप एक एडवांस इंजीनियरिंग की जितनी मैथमेटिक्स है आप वो चूज करोगे तो आपको एक अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स अगर अच्छी नहीं है तो आप ऐसे बुक को चूज करिए जिसमें हर एक पॉइंट को जो है वो अच्छे से समझाया हुआ हो। बाद में मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो अच्छी हैं। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस है जो आप कभी यूज नहीं करने वाले हो। इंजीनियरिंग, उसके बाद है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जो है यहाँ से अब आप देखोगे कि अब आप प्रैक्टिकली जो है एक इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ने वाले हो। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जो था वो लैब ही जो होती थी वो ज्यादा शो कर दी थी कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। बट यहाँ से जो है अब आप एक टफ इंजीनियरिंग जो कहा जाता है, इंजीनियरिंग में जो टफ चीजें होती हैं, अब आप उसके साइड जो है मूव करने वाले। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, जैसा आपको नाम से ही मालूम चल जाता है, आप थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर था, बट अब यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको मिलेगा फंडामेंटल्स जितने भी होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पॉइंट जो है वो आप जान रहे होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, एंट्रोपी हो गया, कुछ काफी चीजें इसमें आप जान रहे होते हैं थोड़ा बहुत। बट हाँ, काफी चीजें फिर भी आपको नई नई पढ़ती जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स साइकिल हो गया, और एक इंजन साइकिल होता है, शायद इसमें होगा या तो आगे होगा। इंजन की साइकिल होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है आपको फिर से यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको सिलेबस को नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक दिए हुए हैं एज यूजुअल, आप देख सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। पहले तो बता दूं कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स होता क्या है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का मतलब कि सॉलिड्स पे जो भी कुछ उसके मैकेनिक्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, आप उसको बेंड कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर लोड डालते हो तो वहां पे इस पे बेंडिंग, मतलब जो बेंडिंग है, मूवमेंट्स है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब उसके प्योर बेंडिंग्स, ये सब उसके ऊपर आ जाएगा। मटेरियल पे लोड डालते हो तो वो चीजें थोड़ी सी उसमें कुछ अंतर आता है,
उसी डिफरेंस को हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या-क्या डिफरेंस, क्या-क्या चेंजमेंट्स आया है उस पर्टिकुलर मटेरियल में, एक पर्टिकुलर टाइप के लोड से या फिर एक पर्टिकुलर टाइप की एक्शन से। तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी कुछ टेक्स्ट बुक है, वो आप देख सकते हो। इसकी कोशिश करिएगा कि इसको जो है आप एक अच्छे से नोट्स बना के पढ़ें, क्योंकि ये आगे चल के ये जो है सिर्फ अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर इसकी बाद में चलने वाली है। तो ये आपको ट्रेलर जो है समझ में आना चाहिए, तभी आपको पिक्चर समझ में आएगी। तो अब बात करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स पे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, जैसा कि आप देख सकते हो, हमें बेसिक जो पढ़ना होता है, हमें एरोडायनामिक्स पढ़ना होता है, लेकिन हम फ्लूइड मैकेनिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फ्लूइड जो है हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फ्लूइड में मोस्टली इसमें वाटर का यूज करेंगे। तो अगर आप वाटर का यूज करते हो तो आप काफी चीजें जो है वो विजुअलाइज कर सकते हो। बट हम आगे चल के जो एरोडायनामिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, एरोडायनामिक्स को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, वैसे आप उसको जल्दी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बेसिकली सभी कुछ जितने भी चीजें पढ़ते हैं वो सब वाटर के ऊपर पढ़ते हैं, ताकि वाटर इजिली अवेलेबल होता है, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो और आप इजिली जो है उसको एक कंसेप्ट जो है आप बना सकते हो और फिर उसी कंसेप्ट को हम आगे चल के मॉडिफाई करते हैं और उसको एरोडायनामिक्स पे लगाते हैं। तो ये एक तरीका होता है, मतलब एक पहले फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ोगे, फिर जाके एरोडायनामिक्स पढ़ोगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या-क्या पढ़ने वाले हो? एक तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। फ्लूइड का मतलब कि जो भी कुछ बह रहा है उसको फ्लूइड कहते हैं, सिंपल वर्ड में बोलूं तो। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, काइनेटिक, ये सारी चीजें जो है आप उसके ऊपर पढ़ते हो। और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप उसके ऊपर पढ़ते हो, पाइप में आप फ्लो करा के देखोगे, मतलब ये सारी चीजें विजुअल होती हैं और आप इजीली समझ सकते हो। तो ये है फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस। बुक्स उसमें दिया हुआ है, आप चाहे तो यूज कर सकते हो। और एंडरसन भी एक अच्छी बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से आप नाम ही समझ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही हुआ कि आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसकी टेक्नोलॉजी, यानी आप किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने का, किसी चीज को बनाने का टेक्नोलॉजी क्या होता है। जैसे कि उसमें कई सारी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि मेटल कास्टिंग हो गई, तो मेटल को कास्ट किया जाता है। फिर मेटल फार्मिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सारी चीजें जो है आप सीखते हो। वेल्डिंग भी हो गया, इसमें कास्टिंग हो गया, फार्मिंग हो गया। तो बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, वो सारी चीजें देखते हो कि आप किसी भी चीज को कैसे बनाते हो। कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये काफी हेल्पफुल होगा उसके लिए। जो मैकेनिकल्स वाले हैं, यही जो चीज होती है एक एरोस्पेस वाले को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि मैकेनिकल का जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा इस मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। उनके जो सिलेबस होते हैं वो मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी पे ज्यादा होते हैं कंपेयर करके हम एरोस्पेस सिलेबस पे। तो एरोस्पेस सिलेबस जो है वो उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। आप बेसिकली आप एयरक्राफ्ट के ऊपर वर्क करते हो, डिजाइनिंग के ऊपर वर्क करते हो, तो आप एक एयरक्राफ्ट को बनाने में वर्क करते हो, उसको इंप्रूव कराने में वर्क करते हो। ये सारी चीजें आप उस पर सीखते हो। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो एक मैकेनिकल वाला स्टूडेंट होता है, वो एक चीजों को कैसे बनाना है इस पे ज्यादा फोकस होता है। तो यही कहीं ना कहीं रीजन होता है कि जो मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा जॉब जो है वो इजिली मिल जाता है, क्योंकि इसमें लो ग्रेड के भी काफी सारे जॉब्स आ जाते हैं। बट एरोस्पेस में जो है थोड़ा जॉब्स उनमें लेना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें वो हाई ग्रेड वाले सारे जॉब होते हैं, इसमें पैकेजिंग जो होती है, पैसे जो होते हैं वो हाई होते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं इसको आपको इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं सिलेबस को जो है अलग अलग सेमेस्टर में डिवाइड किया हूँ, ताकि मैं अच्छे से इन सभी चीजों को बारे में मैं बता पाऊँ, जो कि मैंने पहले नहीं बता पाया था। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हो। फिर है इंट्रोडक्शन टू मशीन एलिमेंट्स एंड ड्राइंग। तो सेम ये ऐसा ही है, पहले भी मैं भी बात कर चुका था कि इसके बारे में आप अगर पुरानी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि वहां पर भी मैं ड्राइंग के बारे में बात किया था। तो सेम वही चीज है, थोड़ा बहुत आप एक वन स्टेप एडवांस पढ़ोगे। तो अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है, मैं फिर से इसमें नहीं बताने वाला। उसके बाद है रेफरेंसेस, आप रेफरेंसेस का यूज कर सकते हो। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो है, ये जब मैं पढ़ा था तो मेरे सिलेबस में नहीं था ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे सिलेबस में नहीं था ये, आई थिंक नहीं था ये। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स अब जान ही रहे हो कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो 12th की बात पढ़ते हैं, वो वही चीजें आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे इसके बारे में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो होती हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे। तो मैं लिटरली बोलूँ, मैंने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ आइडिया लगा सकता हूँ कि इसमें क्या चीजें होंगी। आप सिलेबस देख सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक कुछ नीचे दी हुई है और रेफरेंसेस भी दिए हुए। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में आप जितने भी जो भी कुछ आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जो भी कुछ आप पढ़े हो इस सेमेस्टर में, वही सारे जो है थ्योरीज को जो है आप यहाँ प्रैक्टिकली करके देखोगे। तो ये मतलब आप ऐसे यहाँ पे चीजें वर्क होती हैं। इसके में अगर मैं आपको एक अपना प्रो टिप दूं कि इसमें आप जब लैब होता है तो वाइवा भी होगा, लैब के साथ साथ वाइवा भी होगा। तो वाइवा में आप कैसे अपने आप को जो है मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि आप कभी भी अगर जा रहे हो लैब करने, तो जो लैब वहां पे होने वाला है, जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, उसको एक बार आप यूट्यूब पे देख कर जाओ। एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन हर एक वीडियो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट यूट्यूब पे एक वीडियो आप सर्च कर लो, देख लो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए कि वहाँ पे टेस्ट कैसे करना है। और इसको जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है, तो आपको कैलकुलेशन ही जो है वही मेन होती है, आपको सीखना पड़ेगा।
और तुरंत उसमें वाइवा भी होगा, तो आप मतलब एक अच्छा जो है वाइवा में मार्क्स पा लोगे अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो सेमेस्टर 3 के सिलेबस में जैसे हमने देखा, मैथमेटिक्स में देखा, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, जो कि अब आप एक स्टेप, अब आपको लगेगा कि आप जो है क्लोज जा रहे हो अपने एरोस्पेस की तरफ जा रहे हो। उसके बाद मैकेनिक्स सॉलिड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजीज, इंट्रोडक्शन टू मशीन एलिमेंट्स एंड ड्राइंग, और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। अगर मैं बोलूं कि इसमें से कोई मुझे कुछ ही सब्जेक्ट अगर मुझे खास तौर पे मुझे फोकस करना है, तो मैं किस सब्जेक्ट पे करूंगा ताकि मुझे आगे चल के मुझे थोड़ा जो है और भी बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें मुझे थोड़ा मैं बेटर हो पाऊँ। तो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन अगर मुझसे आप पूछते हो, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पहले नंबर पे, दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स जो है, यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट को जो है मैं ज्यादा तौर पे चूज करूंगा। और ड्राइंग जो है ये तो आपको मतलब आपको आना चाहिए, अगर आप एक इंजीनियरिंग में हो तो आपको एक जो ड्राइंग है वो आना चाहिए। ये ड्राइंग जो होती है थोड़ी अलग होती है, मैंने पहले वाले सेमेस्टर में बताया हुआ है, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो मैं ये 3 सब्जेक्ट जो है यही मैं चूज करने वाला हूँ, क्योंकि जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स है ये आगे चल के हो जाता है, प्रपल्शन हो जाता है। और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है ये आगे चल के जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो जाएगा, जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लैब कर रहे हो, जैसे ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो जाएगा। और उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि आपके थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है एक एरोस्पेस एरोनॉटिकल के लिए, वो है एरोडायनामिक्स। वो आप ये चल के जो है एक एरोडायनामिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट पे मैं जो है बोलूंगा कि आप ज्यादा फोकस करो। मैथ तो है ही, मैथ तो मतलब कंपलसरी है, तो आपको आना ही चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हुए, बाकी ये जो इकोनॉमिक्स है थोड़ा बहुत आप मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजीज थोड़ा बहुत आप इसमें जो है कम भी कर सकते हो, बट इनमें आप जो है ज्यादातर पे मेहनत करिए, आपको अच्छा फायदा होगा। तो ये था इस वीडियो में, सेमेस्टर 3 की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।